चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं और शॉर्ट में डीपीएसपी कहा जाता है, तो इसका अर्थ क्या है। तो अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि राज्य नीति बनाते समय इन निर्देशों को ध्यान में रखेंगे। कौन कौन से निर्देश हैं वो आगे हम अनुच्छेद में पढ़ेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये डीपीएसपी है ये संविधान के किस भाग में है। तो इसे संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच रखा गया है। याद रखिएगा, कौन से भाग में? भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर 51, और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये आयरलैंड के संविधान से इसे लिया गया है, याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसे आखिर संविधान में शामिल क्यों किया गया। तो इसका मुख्य उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो जो संविधान सभा थी, संविधान सभा के जो सदस्य थे वो भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते थे, जिससे लोगों का कल्याण किया जा सके। इसीलिए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और दूसरा मुख्य उद्देश्य है कि राज्य में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। 2 तरह के लोकतंत्र हैं, याद रखिएगा, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। अब हम आगे देखते हैं कि आखिर किस तरह राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान में शामिल किया गया। तो अब हम ये देखते हैं कि आखिर डीपीएसपी को संविधान में शामिल कैसे किया गया। तो संविधान सभा के सलाहकार बीएन राव, इनका कहना था कि संविधान में 2 तरह के मौलिक अधिकार होने चाहिए। एक ऐसा मौलिक अधिकार हो जिसे हम भारत के नागरिकों को संविधान लागू होने के तुरंत बाद दे सकें, और दूसरा ऐसा मौलिक अधिकार हो जो कुछ समय बाद जब भारत के पास पर्याप्त संसाधन हो जाएं तब दिए जाएं। तो 2 तरह के मौलिक अधिकार होने चाहिए बीएन राव जी के अनुसार। एक तो जब संविधान लागू हो जाए तब नागरिकों को दे दिए जाएं, और दूसरे मौलिक अधिकार बाद में तब दिए जाएं जब भारत के पास पर्याप्त संसाधन हो जाएं। तो फिर संविधान सभा में इस बात पर बहुत चर्चा हुई और बहस हुई, और बाद में ये परिणाम निकाला गया कि जो ये अधिकार हैं इन्हें हम 2 भागों में बांट देते हैं। एक को रख दिया गया भाग 3 में, जिसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। तो मौलिक अधिकार पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया है। अगर आपने मौलिक अधिकार वाली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लेना। तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। इसमें क्या है कि हमें जो अधिकार दिए गए हैं ये अधिकार हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इसमें इतनी पावर है मौलिक अधिकार में। और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। इसमें जो अधिकार हैं वो आपको तभी दिए जाएंगे जब सरकार के पास पर्याप्त संसाधन हो जाए। मतलब कि राज्यों के ऊपर है, वो चाहे तो आपको अधिकार दे चाहे तो ना दे, आप इसके खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकते। ये महत्वपूर्ण है। जब आपके मौलिक अधिकारों का यानी कि जो भाग 3 में अधिकार हैं इनमें से किसी भी अधिकार का हनन होता है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। पर जो भाग 4 में है यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो भी अधिकार हैं ये राज्यों के ऊपर हैं। वो चाहें तो आपको दें जब उनके पास पर्याप्त संसाधन हो, चाहें तो ना दें। जैसे कि बुढ़ापा पेंशन हो गया, लोगों के लिए रोजगार हो गया, ये राज्यों के ऊपर है। मान लीजिए किसी राज्य में बुढ़ापा पेंशन मिल रही है और किसी राज्य में बुढ़ापा पेंशन नहीं मिल रही, तो वो न्यायालय के पास नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आते हैं। पर जो मौलिक अधिकार में आते हैं उनका हनन होता है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। आपको बेसिक अंतर पता होना चाहिए। तो अब हम मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, इनके बीच अंतर क्या है वो पढ़ लेते हैं ताकि हमें और क्लियर हो जाए। तो देखते हैं कि मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है, और नीति निर्देशक तत्व अभी हमने पढ़ा कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से। और जो मौलिक अधिकार हैं ये संविधान के भाग 3 में हैं।
और नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में हैं। और जो मौलिक अधिकार हैं इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम न्यायालय जा सकते हैं, पर अगर जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनमें जो अधिकार हैं वो राज्यों के ऊपर हैं, राज्य चाहे तो दें चाहे तो ना दें, इसके खिलाफ हम न्यायालय नहीं जा सकते। ये याद रखिएगा, ये न्यायालय नहीं जा सकते नीति निर्देशक तत्वों में। उसके बाद देखते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं ये नागरिकों को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। मतलब कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपके पास जो सबके पास मौलिक अधिकार हैं वो आपके पास भी हैं, पर जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होंगे। मतलब कि ये राज्य सरकारों के ऊपर है। अगर मान लीजिए केरल की सरकार बुढ़ापा पेंशन देती है तो केरल में ही मिलेगा, उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा। मतलब कि ये राज्यों के ऊपर है कि वो अपने नागरिकों को ये अधिकार दें या ना दें। अगर वो नहीं देते तो आप न्यायालय भी नहीं जा सकते। अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। ये बेसिक अंतर आपको पता होना चाहिए। तो आगे देखते हैं, जो मौलिक अधिकार हैं ये व्यक्ति के अधिकार के लिए है, मतलब कि व्यक्ति को अधिकार दिया जाएगा। पर जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये समाज की भलाई के लिए है। अभी हमने पढ़ा ना कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, मतलब कि समाज की। तो हमने अंतर समझ लिया। अब हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व के जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन्हें पढ़ते हैं। बस आप ध्यान से सुनिएगा, लास्ट में हम रिवीजन कर लेंगे। तो पहले है अनुच्छेद 36। तो इसमें क्या बताया गया है, तो राज्य की परिभाषा बताई गई है। याद रखिएगा, इसमें राज्य की परिभाषा बताई गई है। अक्सर हम ये गलती कर देते हैं कि इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा बताई गई होगी। नहीं, इसमें राज्य की परिभाषा बताई गई है। तो राज्य क्या है, राज्य का मतलब यूपी बिहार या पंजाब नहीं है। पॉलिटी में राज्य का मतलब अलग होता है। अगर मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं तो राज्य का मतलब वो संस्था होती है जो अपने पैसों के लिए आत्मनिर्भर हो और अपने नियम कानून खुद बनाती हो और उसका एक क्षेत्र हो, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिका, पंचायत, ये सब राज्य के ही अंतर्गत आती हैं। अगर मैं आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन बताऊं तो इसमें लिखा गया है कि राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। तो ये तो है इसकी डेफिनेशन। आपको ये सब नहीं याद रखना, बस आपको ये पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 36 में क्या है, तो राज्य की परिभाषा है। तो अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 37। तो इसमें क्या कहा गया है कि यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है और वाद योग्य नहीं है। तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि अगर हमें जो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं अधिकार नहीं मिलते तो हम न्यायालय में नहीं जा सकते। यही इसमें बताया गया है कि हम न्यायालय नहीं जा सकते, यह वाद योग्य नहीं है, इस पर वाद विवाद नहीं किया जा सकता। इसीलिए केटी शाह जी का एक कथन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। उन्होंने कहा था कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। तो याद रखिएगा, ये एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। मतलब कि वो कहना चाहते थे कि जो राज्य हैं इनके ऊपर ये है कि वो चाहे तो दें चाहे तो आपको अधिकार ना दें। तो अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 38। इसमें क्या कहा गया है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। तो ये तीनों शब्द याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें निम्नलिखित में से किस न्याय की बात नहीं की गई। तो आपको 3 न्याय पता होने चाहिए, तभी तो पता होगा ना कि किसकी बात नहीं की गई। तो 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक न्याय में क्या है कि राज्य धर्म, जाति और लिंग के आधार पर समाज के किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करेगा, यानी कि सोशल जस्टिस की बात की गई है इसमें। और उसके बाद है आर्थिक न्याय। तो आर्थिक न्याय में क्या है कि राज्य सरकार ऐसी पॉलिसी बनाए कि जो आर्थिक विषमताएं हैं ये कम हो, मतलब कि अमीर और गरीब के बीच का जो ये खाई है ये कम हो, इसमें आर्थिक न्याय की बात की गई है। और तीसरा है राजनीतिक न्याय। तो राजनीति में भी किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा।
अगर आप भारत के नागरिक हैं तो चाहे किसी भी धर्म के हों, भारत में मुखिया से लेकर प्रधानमंत्री तक आप बन सकते हैं और आपको वोट देने का भी अधिकार होगा। तो आपके साथ राजनीतिक तौर पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये इसमें कहा गया है। तो 3 प्रकार के न्याय हो गए, सामाजिक, आर्थिक और राज्य। तो अनुच्छेद 38 में हमने ये पढ़ा कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय करेंगे, पर वो ये न्याय किस प्रकार करेंगे, कौन कौन से कदम उठाएंगे, ये अनुच्छेद 39 में बताया गया है। तो अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेंगे। कौन कौन सी नीतियाँ? तो सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार है, तो राज्य सभी नागरिकों के लिए रोजगार का अवसर प्रदान करेंगे। उसके आगे है कि भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करेंगे, तो सामान्य जनता की भलाई करेंगे। उसके आगे है कि कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेंद्रित होने से बचाएंगे, यानी कि राज्य ऐसे कदम उठाएंगे जिससे ऐसा ना हो कि जो राज्य का सारा धन है वो कुछ ही अमीर व्यक्तियों के पास रहे, नहीं, ये सभी के भलाई के लिए काम आए। उसके आगे है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को सामान्य कार्य के लिए समान वेतन मिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन पुरुषों और महिलाओं को, तो ये किस में है? अनुच्छेद 39 में है, याद रखिएगा। उसके आगे है कि श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा करना, यह भी राज्य का कर्तव्य होगा। तो अनुच्छेद 39 के बाद देखते हैं अनुच्छेद 39A। इसमें क्या कहा गया है? तो जो भी ये A, B इस प्रकार के अनुच्छेद होते हैं ना, ये मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें बाद में संविधान में संशोधन करके जोड़ा जाता है। तो अनुच्छेद 39A में कहा गया है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि जो समान न्याय तो पता लगेगा आपको, और निःशुल्क विधिक सहायता में क्या है कि राज्य जो भी मतलब कि गरीब हैं उन्हें फ्री में कानूनी सहायता मिले, इस प्रकार के कदम उठाएंगे। तो अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 40। इसमें क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। तो वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने इस पर डिटेल में वीडियो बनाई भी हुई है। मैंने उसमें कहानी की तरह आपको समझाया हुआ है कि पंचायती राज क्या है, नगर पालिका क्या है, डिटेल में बताया हुआ है। तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि पहले जो ग्राम पंचायत है इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया था, यानी कि ये राज्यों के ऊपर था कि वो ग्राम पंचायत का गठन करें या ना करें। पर बाद में संविधान में संशोधन कर दिया गया और 2 संशोधन आए। 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज आया, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत का गठन किया गया, और 74वें संविधान संशोधन में शहरी क्षेत्रों में पंचायत का गठन किया गया। तो जब ये संशोधन कर दिया गया तो ये कानून बन गया। अब राज्यों को ग्राम पंचायत का गठन करना ही पड़ेगा। पर जब ये अनुच्छेद 40 में यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल था, तब तक राज्यों के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं थी, जरूरी नहीं था, वो चाहे तो करें चाहे तो ना करें। पर जब ये कानून बन गया तो राज्यों को ग्राम पंचायत का गठन करना ही पड़ता है। अब आप देखते हैं ना, आपके राज्य में भी ग्राम पंचायत का चुनाव। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 41। इसमें क्या कहा गया है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और सरकारी सहायता पाने का अधिकार। तो सरकारी सहायता पाने का अधिकार नागरिकों को होगा, जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन। पर यह राज्यों के ऊपर ही है, अगर आपको नहीं मिलेगी तो आप न्यायालय नहीं जा सकते, ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। जब राज्यों के पास पर्याप्त संसाधन होंगे तो वो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 42। इसमें क्या कहा गया है कि न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। तो इसमें क्या कहा गया है, मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ कि राज्य ऐसी नीतियाँ बनाएगा जो न्याय संगत हो और मानवोचित दशाओं को ध्यान में रखेगा। जैसे आप देखते होंगे कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके द्वारा जो कठोर श्रम है वो नहीं करवाया जाता, क्योंकि वो अभी गर्भवती हैं। तो ये न्याय संगत है, राज्य ऐसी नीतियाँ बनाएगा। अब इसमें ये नहीं होगा कि जो बाकी की महिलाएं हैं वो तो काम करेंगी, पर जो गर्भवती महिलाएं हैं वो कठोर शारीरिक श्रम नहीं करेंगी, पर उन्हें वेतन बराबर का ही दिया जाएगा, क्योंकि ये मानवोचित है। और उसके बाद है प्रसूति सहायता। तो प्रसूति सहायता क्या होती है? जैसे आप देखते होंगे कि मैटरनिटी लीव दी जाती है महिलाओं को, जब वो गर्भवती होती हैं और बच्चे को जन्म देने वाली होती हैं तो कुछ महीने के लिए उनको अवकाश दिया जाता है और उसका वेतन भी नहीं काटा जाता, क्योंकि ये न्याय संगत है।
तो राज्य ऐसी नीतियाँ बनाते हैं, आप देखते होंगे कहीं पर 3 महीने की लीव होती है, कहीं पर 6 महीने की। ये राज्यों के ऊपर डिपेंड है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 43। तो इसमें क्या कहा गया है कि निर्वाह योग्य मजदूरी और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देगा राज्य। मतलब कि जो मजदूर हैं उन्हें अपने निर्वाह करने योग्य मजदूरी मिलनी चाहिए, ऐसी नीतियां राज्य बनाएगा। तो 41 में भी आपने देखा सरकारी सहायता के बारे में बताया गया, 42 में न्याय संगत और 43 में कि निर्वाह योग्य मजदूरी मिलनी चाहिए। तो अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 43A। इसमें क्या कहा गया है कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। यानी कि जो उद्योगों के मैनेजमेंट में जो काम करने वाले मजदूर हैं उनकी भी भागीदारी हो, वो भी उसमें हिस्सेदार हों, लेबर हिस्सा ले सके, ऐसा राज्य कानून बनाए, कदम उठाए। तो अगला अनुच्छेद है 43B। तो इसमें क्या कहा गया है कि सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। यानी कि राज्य सरकार का ये कदम होना चाहिए कि वो सहकारी समितियों को बढ़ावा दे। मान लीजिए सरकार को नहर बनाना है, तो सरकार के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि किस गांव में सप्लाई देना है, कहां पर कैसे क्या क्या करना है। तो यहाँ पर कहा गया है कि सरकार को चाहिए वो सहकारी समितियों को बढ़ावा दे। यानी कि सरकार की ये कोशिश होनी चाहिए कि जो गांव के लोग हैं उन्हीं में से 25-30 आदमियों का एक ग्रुप बना दिया जाए और उन्हें काम सौंप दिया जाए और जो डिसीजन है वो सरकार ले। तो इसमें ये कहा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 44। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यही पूछा जाता है कि बताइए समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 44। इसे मैं आपको अभी ट्रिक से बताऊंगा, पहले से समझ लेते हैं कि अभी तक जो ये समान सिविल संहिता है ये राज्य के नीति निर्देशक में ही है, भारत में ये पूरी तरह से लागू नहीं है। अभी हाँ बात हो रही थी कि केंद्र सरकार इस पर कानून बनाएगी, पर अभी तक कोई कानून बना नहीं है। और इसमें क्या कहा गया है कि राज्य जो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान करेगा। जब देश एक है तो वहाँ का कानून व्यवस्था भी एक होनी चाहिए सभी धर्मों के लिए। जैसे आप देखेंगे विवाह, तलाक, अपराध संबंधित जो कानून हैं, आप देखते होंगे कि जो मुस्लिम समुदाय है उसमें विवाह तलाक संबंधित अलग कानून है, और जो हिंदू समुदाय है उसमें भी विवाह और तलाक संबंधित अलग कानून है। तो समान सिविल संहिता में कहा गया है कि समान सिविल कानून होने चाहिए सभी धर्मों के लिए, पर अभी तक ये लागू नहीं किया गया। तो इसे याद कैसे रखेंगे, तो देखिए अनुच्छेद 44। तो अगर हम भारत में बात करें तो मुख्यतः 4 धर्म की बात करते हैं ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, 4 धर्म हैं। और इसमें कहा गया है कि सभी के लिए समान कानून हो। तो 4 के समान क्या है, तो 4, ये दोनों सेम है ना। तो सभी धर्मों के लिए समान कानून हो, चारों धर्म हैं तो चारों के लिए समान कानून हो। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं, आपको ऐसे याद रहेगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 45। इसमें क्या कहा गया है कि बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना ये राज्यों का कर्तव्य होगा। तो बाल्य अवस्था देखभाल मतलब कि उनकी हेल्थ पर ध्यान देना, और शिक्षा प्रदान करना, उन्हें एजुकेशन देना। तो अगर मैं आपको मूल संविधान के बारे में बताऊं, तो जो मूल संविधान था, जब संविधान बना था तो उस समय अनुच्छेद 45 में ये कहा गया था कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। पर बाद में इसमें संशोधन कर दिया गया और जो ये शिक्षा का अधिकार है इसे मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया। अब ये हर बच्चे का अधिकार है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा हर राज्य प्रोवाइड करता है, आप देखते ही होंगे। पर जब तक ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में था तब तक तो ये राज्यों के ऊपर था, वो चाहें तो दें चाहे तो ना दें। पर जब से ये संशोधन हुआ, कौन सा संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002, तो इसमें जो शिक्षा का अधिकार है इसे मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया। अब हर बच्चे का अधिकार है कि उसे निःशुल्क शिक्षा मिलेगी 6 से 14 वर्ष के बच्चे को। तो इसे अनुच्छेद 21A के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया है, याद रखिएगा। संशोधन पूछा जाए तो 86वां संविधान संशोधन, और अनुच्छेद पूछा जाए तो 21 है। तो मैं आपको थोड़ा और क्लैरिफाई कर देता हूँ ताकि आपको ईजिली याद हो जाए। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है संशोधन होने के बाद कि 0 से लेकर 6 वर्ष, यानी कि जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक, ये लिखा है ना, बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल, यानी कि उसकी हेल्थ पर ध्यान दिया जाएगा। ये अभी भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है कि उसकी हेल्थ पर ध्यान देना पड़ेगा 6 वर्ष की आयु तक। आप देखते होंगे कि सरकारी अस्पताल में टीके वगैरह लगते हैं ना बच्चों को, और उसके बाद
6 से लेकर 14 वर्ष की आयु तक उन्हें राइट टू एजुकेशन, ये तो मौलिक अधिकार में है कि उन्हें शिक्षा का अधिकार है। तो हर राज्य को उन्हें 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी पड़ेगी। ये उनका मौलिक अधिकार है, कोई भी नहीं छीन सकता। 6 वर्ष तक उनकी हेल्थ पर ध्यान देना पड़ेगा और 6 से लेकर 14 वर्ष तक उन्हें फ्री में एजुकेशन देनी पड़ेगी। तो अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 46। इसमें है कि राज्य समाज के कमज़ोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। तो राज्य का ये दायित्व होगा कि जो भी पिछड़े वर्ग हैं, कमज़ोर वर्ग हैं, उनकी शिक्षा पर और उनके आर्थिक विकास पर ध्यान देगा। ये राज्य का कर्तव्य होगा। तो अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 47। इसमें है कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार राज्यों का कर्तव्य होगा कि जो लोगों का जीवन स्तर है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसमें सुधार करे। उसके आगे है कि पोषाहार को बढ़ावा। अब देखते हैं ना, मिड डे मील जैसी योजनाएं चलाई जाती हैं। आगे है शराब पर प्रतिबंध। अब ये तो राज्यों के ऊपर है, वो चाहें तो लगाएं, चाहे तो ना लगाएं। आप देखते होंगे कई राज्यों ने इस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, जैसे बिहार में शराब पर प्रतिबंध है। उसके आगे है नशीली दवाओं पर प्रतिबंध। तो आप देखते होंगे पहले खांसी की दवाई आती थी कोरेक्स, उस पर सरकार ने बैन लगा दिया ना, अब वो नहीं मिलती मेडिकल पर। तो नशीली दवाओं पर प्रतिबंध ये भी सरकार का दायित्व होगा। तो ये था अनुच्छेद 47 में। तो अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 48। तो अभी मैं आपको बस पढ़ा रहा हूँ, हम सभी अनुच्छेद पढ़ने के बाद इसकी रिवीजन कर लेंगे। तो अनुच्छेद 48 में क्या है कि राज्य कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देगा। तो राज्य का ये कर्तव्य होगा कि जो कृषि है और पशुपालन है, इसे बढ़ावा देना। और 48A में क्या है, ऊपर कृषि है तो नीचे क्या है, पर्यावरण। तो राज्य जो है पर्यावरण का भी ध्यान रखेगा। और ऊपर क्या है, पशुपालन, यानी कि जो पालतू पशु हैं, अगर उनको बढ़ावा देगा तो उसी के साथ जो पालतू पशु नहीं हैं, जो वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करने का दायित्व भी राज्य सरकार का होगा। ये 48A में कहा गया है। ऊपर कृषि, फिर पर्यावरण, पशुपालन और वन्य जीव, ऐसे रिलेट करके पढ़ना। तो 48 और 48A के बाद अब हम देखते हैं 49। तो इसमें है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना, ये भी राज्य की जिम्मेदारी होगी। तो जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया आगरा का, ये सब राष्ट्रीय स्मारक है ना, तो इनका संरक्षण भी राज्य की जिम्मेदारी होगी। तो अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 50। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसे याद कैसे करना है। तो आखिर कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग क्यों करना है, ताकि जो कार्यपालिका है ये न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप ना कर पाए। आप देखते होंगे कि जो कार्यपालिका है, मान लीजिए सरकार ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो सही नहीं है, तो अब जो नागरिक हैं वो किसके पास जाएंगे, तो न्यायपालिका के पास जाएंगे। जैसे हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया। अगर जो कार्यपालिका है इसी के पास न्यायपालिका वाला काम होता तो आप किसके पास जाते हैं, सर मान लीजिए सरकार है, वही कार्यपालिका है, वही न्यायपालिका होती। तो सरकार ने कोई कानून बनाया तो आप सरकार के पास तो जाएंगे, तो मानेगी नहीं, उसी ने तो कानून बनाया। इसीलिए कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखा गया है, ताकि कार्यपालिका जो भी सरकार कोई कानून बना रही है, मान लीजिए उसने कोई ऐसा कानून बना दिया जो हमारे मौलिक अधिकारों को खिलाफ हो, तो हम सीधा न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखना है। तो इसे याद कैसे करेंगे, तो देखिए इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। इसमें क्या 50 कि 50-50 जो शक्तियां हैं दोनों में 50-50 बांट दी गई हैं, कार्यपालिका में और न्यायपालिका में। इनमें शक्तियां जो हैं वो 50-50 बांट दी गई हैं, इसीलिए आप इसे याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 50 में क्या है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। तो आखिरी अनुच्छेद है अनुच्छेद 51। इसमें क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि हेतु राज्य प्रयास करेगा। तो ऊपर हमने पढ़ लिया कि राज्य के लिए कौन कौन से कदम उठाएगा। अब उसके बाद है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना भी राज्य का काम होगा, कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखे, उसके हेतु प्रयास करे। तो यहाँ पर हमारे सभी अनुच्छेद खत्म होते हैं। अब हम इसकी रिवीजन। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं 36 से लेकर 51 तक, ये हमने पढ़ लिए। अब हम देखते हैं कि इन्हें याद कैसे करना है। तो आपको इन्हें ग्रुप में याद करना है, जिस प्रकार मैंने आपको बताए हैं। तो देखिए 36 और 37 इन्हें आपको एक साथ याद करना है। 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा, तो पहले परिभाषा ही बताई जाती है। और 37 में क्या है कि अगर आपको ये अधिकार नहीं मिलते तो आप न्यायालय नहीं जा सकते। तो पहले परिभाषा है और उसके बाद है कि आप न्यायालय नहीं जा सकते। और उसके बाद आपको इन्हें ग्रुप में याद करना है 38 से लेकर 39 है। इसमें यह है
कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में राज्य करेगा क्या, तो 38 में बताया गया है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय करेगा। 39 में बताया गया है कि किस प्रकार करेगा, तो पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन देगा और नागरिकों के लिए आजीविका के लिए पर्याप्त साधन जुटाएगा, मतलब कि रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। और 39 में है कि अगर नागरिकों के साथ कुछ गलत हुआ तो उन्हें फ्री में कानूनी सहायता मिलेगी। ये 38 से लेकर 39 में है। और 40 में मैंने आपको बता ही दिया था कि पंचायत का गठन है। और 40 के बाद इन्हें आपको एक साथ याद करना है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनमें राज्य काम क्या क्या करेगा। तो 41 में बताया गया है जैसे कुछ सरकारी सहायता का अधिकार, जैसे वृद्धा पेंशन हो गई, विकलांग पेंशन हो गई। 42 में है कि न्याय संगत और मानवोचित सहायता, जैसे मैंने आपको बता ही दिया था, मैटरनिटी लीव हो गई। और 43 में क्या है कि उन्हें निर्वाह योग्य मजदूरी दी जाएगी, कि जो वो काम कर रहे हैं उतनी उनकी निर्वाह योग्य उन्हें मजदूरी मिले। और 43 में क्या है कि श्रमिकों की जो है भागीदारी होनी चाहिए। उसी में बी में क्या है कि सहकारी समिति को सरकार बढ़ावा देगी। तो इसमें जो काम करनी है सरकार को वो बताए गए हैं। और उसके बाद 44 है समान सिविल संहिता, ये तो मैंने आपको ट्रिक से बता ही दिया था। और उसके बाद 45 से लेकर 47 तक जो कमज़ोर वर्ग हैं उन पर भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। 45 में जैसे है कि 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों का देखभाल। 46 में है जो कमज़ोर वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, उनके हितों का संरक्षण। 47 में क्या है, संरक्षण किस प्रकार होगा, पोषाहार को बढ़ावा देकर, शराब जो है उन पर प्रतिबंध लगाकर। ये 3 इस प्रकार ग्रुप में याद करना, 45, 46 और 47। 48, 48A और 49 इन्हें एक साथ याद करना। ऊपर वाले 3 एक साथ याद करना, उसके बाद ये वाले 3 एक साथ ग्रुप में याद करना। 48 में है कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना। 48A में है जब कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है तो पर्यावरण को भी बचाना है, जब पशुपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है तो जो वन्य जीव हैं इन्हें भी बचाना है। और 49 में है कि जो राष्ट्रीय स्मारक हैं उनका भी संरक्षण करना है। 49 के बाद 50, ये तो मैंने आपको ट्रिक से बता ही दिया था कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना है। और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति भी जरूरी है। तो इस प्रकार आप ग्रुप में, जैसे मैंने ये बताया, ग्रुप में याद करेंगे तो आपको ये याद रहेंगे। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस SB Saroj Kumar सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को तथा लाइक कीजिए।